वेलकम स्टूडेंट्स। बीए सेकेंड ईयर की कक्षा इकोनॉमिक्स कक्षा में आपका स्वागत है। अभी तक पहले हमने समष्टि अर्थशास्त्र के प्रकार और शाखाओं के अंतर्गत दो शाखाओं का अध्ययन किया था, जिसमें पहली थी समष्टि स्थितिकी और दूसरी थी समष्टि तुलनात्मक स्थितिकी। समष्टि स्थितिकी के अंतर्गत हमने देखा कि इसके अंतर्गत अंतिम संतुलन स्थिति की व्याख्या की जाती है, यानी कि एक समय बिंदु पर किसी अर्थव्यवस्था में अंतिम संतुलन स्थिति की व्याख्या की जाती है, वो समष्टि स्थिति की होती है। लेकिन तुलनात्मक स्थिति के अंतर्गत हमने अध्ययन किया था कि जब समष्टि चरों में परिवर्तन हो जाता है तो परिणाम स्वरूप संतुलन अवस्था भी बदल जाती है। तो उस परिवर्तन से पहले की संतुलन अवस्था और परिवर्तन के बाद की संतुलन अवस्था, इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन जब किया जाता है तो उसे समष्टि तुलनात्मक स्थितिकी के रूप में जाना जाता है। आज हम लेते हैं समष्टि प्रायोगिक विश्लेषण, यानी कि मैक्रो डायनेमिक एनालिसिस। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जब अर्थशास्त्र के विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन होते हैं तो उसके फलस्वरूप नई संतुलन अवस्था का निर्माण होता है। तो एक संतुलन अवस्था से दूसरी संतुलन अवस्था तक पहुंचने के मार्ग की व्याख्या, पहुंचने के प्रोसेस की व्याख्या, उसकी परिवर्तन की गति की व्याख्या जब की जाती है तो उसे हम समष्टि प्रायोगिक विश्लेषण के रूप में जानते हैं। यानी कि इसके अंतर्गत समष्टि अर्थशास्त्र के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तनों की प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस ऑफ चेंज, इसका अध्ययन किया जाता है। साथ ही मूवमेंट ऑफ चेंज, यानी कि परिवर्तन की गति, इन दोनों बातों का समावेश किया जाता है। जैसे कि हम मानते हैं कि इस समयावधि में जो उपभोग है वह निर्भर करता है पिछले समय की आय पर निर्भर करता है, यानी कि Ct इज़ द फंक्शन ऑफ y t-1, यानी कि t-1 की आय पर निर्भर करता है इस समयावधि का उपभोग। तो पिछली समयावधि से इस समयावधि तक का ये जो प्रोसेस है, ये जो ड्यूरेशन है जिसमें कि गति दिखाई देती है, तो उसको हम समष्टि प्रायोगिक विश्लेषण के रूप में जानते हैं। अब हम इसको रेखाचित्र के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं। ओ एक्स अक्ष पर हमने राष्ट्रीय आय को लिया है और ओ वाई पर हमने विनियोग और उपभोग व्यय और विनियोग व्यय दोनों को लिया है। अब हम पहले की ही तरह 45 डिग्री रेखा जो है वह खींचेंगे, जो कि एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन को शो करेगी। y इज इक्वल टू सी प्लस आई, फिर ये है c प्लस आई रेखा। और यहाँ हम देखते हैं कि प्रारंभिक जो संतुलन होता है वह ई बिंदु पर होता है, जहाँ अर्थव्यवस्था में ओ वाई 0 के बराबर अर्थव्यवस्था में आय निर्धारित होती है। अब अगर समष्टि चरों में परिवर्तन हो जाता है, हम मान लेते हैं कि अर्थव्यवस्था में विनियोग में वृद्धि हो जाती है, तो हमें नया मांग फलन प्राप्त होता है, जो कि C प्लस आई प्लस डेल्टा आई के रूप में है। यहाँ हम देखते हैं कि कुल पूर्ति फलन 45 डिग्री रेखा और कुल मांग फलन C प्लस आई प्लस डेल्टा आई रेखा के कारण यहाँ पर नया संतुलन बिंदु हमें प्राप्त होता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को इवन बिंदु पर काटते हैं। और यहाँ पर राष्ट्रीय आय OY1 के बराबर निर्धारित होती है, यानी कि इसको A और इसको B लिख लें तो यह जो AB है वह डेल्टा आय को शो करता है, और Y0 से Y1 की जो दूरी है वह डेल्टा y यानी कि
राष्ट्रीय आय को शुरू करता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था जो ई बिंदु से चलकर E1 बिंदु तक आई है, या हम यूँ कहें कि राष्ट्रीय आय जो OY0 से बढ़कर OY1 तक हो गई है, तो ई से E1 तक का जो चलन है उसे हम प्रावेगिक समष्टि प्रावेगिकी के अंतर्गत शामिल करते हैं। यानी कि इसका परिवर्तन का मार्ग देखते हैं कि प्रारंभ में जब विनियोग में वृद्धि होती है तो इसके बराबर ही अर्थव्यवस्था में आय में वृद्धि हो जाती है, यानी कि ई से एल पर आती है अर्थव्यवस्था, फिर पुनः थोड़ी आय में वृद्धि होती है, फिर अर्थव्यवस्था यहाँ एम बिंदु पर आ गई, फिर वापस एन तक चली गई, फिर हम देखते हैं कि ये जैसे ये यहाँ पर ओ पर आ गई, फिर यह पी पर आ गई, और उसके बाद हम देखते हैं कि E1 पर आ गई। तो अर्थव्यवस्था का ई से E1 तक का जो चलन है, यानी कि ई से एल, एल से एम, एम से एन, एन से ओ और ओ से पी और पी से E1 तक का जो ये पूरा चलन है वह समष्टि प्रावेगिकी अर्थशास्त्र कहलाता है, या इस परिवर्तन की प्रक्रिया का जो अध्ययन है वह समष्टि प्रावेगिकी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अब इसको हम चाहें तो हम समीकरण के रूप में भी स्पष्ट कर सकते हैं, यानी कि ये जो डेल्टा वाई है, डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा आई, क्योंकि पहली समयावधि में जितना विनियोग किया जाएगा वह मात्रा यूँ की यूँ लोगों को आय के रूप में प्राप्त हो जाती है, लेकिन दूसरी समयावधि के अंतर्गत हम देखते हैं कि लोगों को जितनी आय प्राप्त होती है उसका गुणा अगर बी से कर दिया जाए, यानी कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से कर दिया जाए, तो उसके बराबर अर्थव्यवस्था में आय में जो है उत्पन्न होती है। तो दूसरा होगा बी इंटू डेल्टा आई, फिर बी स्क्वायर डेल्टा आई, इसी तरह से फिर बी क्यूब इंटू डेल्टा आई प्लस, और ये जो है प्रक्रिया चलती रहती जब तक कि हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में जो है पूरी तरह से ये आय प्राप्त नहीं हो जाती। तो ये हो जाएगा बी एन माइनस वन टी माइनस वन डेल्टा आई। ठीक है, अब इसी को हमें दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा वाई वन प्लस डेल्टा वाई टू प्लस डेल्टा वाई थ्री प्लस डेल्टा वाई फोर प्लस बी टी माइनस वन डेल्टा आई ये हो जाएगा डेल्टा वाई टी, ठीक है। बी टी माइनस वन नहीं आएगा, डेल्टा वाई टी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि ये जो कुल राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि हुई है डेल्टा वाई जो है वह पहले विनियोग की राशि के बराबर होती है, उसके बाद धीरे धीरे ये कम होती जाती है, और इन सभी का योग करें तो वह हमें डेल्टा वाई के बराबर प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से समष्टि प्रावेगिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों में जो परिवर्तन होते हैं तो अर्थव्यवस्था एक संतुलन बिंदु से दूसरे संतुलन बिंदु पर पहुंचती है। तो इन परिवर्तनों की प्रक्रिया और परिवर्तनों की गति का जो अध्ययन किया जाता है उसे हम समष्टि प्रावेगिकी के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पर ये अपनी शाखाओं वाला ये ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।